द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको चीन के संविधान के बारे में बताऊंगी। चीन का नया संविधान 1982 में लागू हुआ। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में माओ के योगदान पर पुनर्विचार किया जाने लगा और 1978 ईस्वी के बाद सत्तारूढ़ शासक वर्ग के द्वारा विशेष रूप से यह अनुभव किया गया कि माओ का रूढ़िवादी साम्यवाद का मार्ग आज की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः इसके स्थान पर प्रगतिशील साम्यवाद और विकसित औद्योगिक तकनीकी को अपनाए जाने की आवश्यकता है। अतः चीन में नए संविधान के लिए कुछ वैचारिक आधार बनाए गए। पहला, मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स के विचार जानने के लिए उसके प्रमुख ग्रंथ दास कैपिटल का अध्ययन किया जा सकता है। हीगल द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्तमान राज्य में पूंजीवाद एवं सर्वहारा वर्ग के बीच जो संघर्ष होगा उससे पूंजीवाद समाप्त होकर साम्यवाद की स्थापना होगी। मार्क्स के अनुसार इतिहास के प्रत्येक युग में उत्पादन शक्तियों से आर्थिक संबंधों का उदय होता है और ये आर्थिक संबंध ही सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप ही प्रत्येक युग में मनुष्य समाज दो वर्गों में बटा रहा है जिनके हित आपस में टकराते हैं। इनमें एक शोषक वर्ग व दूसरा शोषित वर्ग है। मार्क्स की मान्यता है कि वर्तमान वर्ग संघर्ष का अंत वर्गहीन समाज में होगा। इस वर्ग संघर्ष का नेतृत्व जो अंततोगत्वा साम्यवाद की स्थापना में परिणित होगा, सर्वहारा वर्ग की ही करेगा। इस प्रकार उसके अनुसार साम्यवाद की स्थापना के लिए क्रांति का प्रथम चरण सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है। मार्क्स की मान्यता है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में शोषक वर्ग का अंत होकर वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। वर्गहीन समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और राज्य विलीन हो जाएगा। इस प्रकार वर्गहीन एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। लेनिनवाद। रूसी नेता लेनिन ने रूस की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मार्क्स की विचारधारा की जिस रूप में व्याख्या की और उसे जिस रूप में अपनाया वही लेनिनवाद है। लेनिन ने अपनी पुस्तक द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की विस्तृत व्याख्या की है। लेनिन ने अपने श्रमिक अधिनायकत्व के सिद्धांत में इस बात पर बल दिया कि उसके अंतर्गत श्रमिकों एवं अन्य शोषित वर्गों के बीच मित्रता होनी चाहिए, लेकिन नेतृत्व श्रमिकों के ही हाथों में रहना चाहिए। लेनिन के विचार में साम्यवादी पार्टी समस्त श्रमिक आंदोलनों के बीच में रहती है। वह पथ प्रदर्शन अथवा लेनिन प्रदान करती है, नेतृत्व प्रदान करती है, जिसकी ऐसे आंदोलनों में आवश्यकता होती है, लेकिन वह मजदूरों के समूह में सदैव विशिष्ट होती है। लेनिन के विचार में विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के संगठन के लिए यह आवश्यक था कि वे एक ओर तो साम्यवाद के विचारों के प्रति दृढ़ निष्ठा बनाए रखें तथा दूसरी ओर जहां आवश्यक हो वहां सब तरह से समझौते करना और पैंतरे बदलना सीखे। लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अथवा अंतिम अवस्था माना है। माओवाद। माओ की राजनीतिक विचारधारा और कार्य पद्धति के निर्माण में तीन मुख्य तत्व हैं: उसके देशकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामयिक बौद्धिक प्रवृत्तियां और तीसरा उसका अपना व्यक्तित्व। उसे इस बात का श्रेय जाता है कि उसने चीन की परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्सवाद लेनिनवाद के एक विशेष रूप का प्रवर्तन किया है। लेनिन तथा स्टालिन की विरासत को स्वीकार करते हुए भी माओ के चिंतन में अपनी कुछ विशिष्टता है। उदाहरण के लिए लेनिन ने साम्यवादी दल को सर्वहारा वर्ग की इच्छा के साथ अभिन्न मान लिया था। लेकिन चीन में सर्वहारा वर्ग का अस्तित्व ही नहीं था। फिर भी माओ और उसके अनुयायियों ने साम्यवादी दल को कृषि क्रांति का नेता बना दिया। लेनिन ने दलीय संगठन के मुख्य मूल सिद्धांतों का निरूपण किया। उसका विचार था कि इन सिद्धांतों का पालन सभी देशों के साम्यवादियों द्वारा किया जाना चाहिए। माओ ने दलीय संगठन के इन सिद्धांतों को और भी कड़ा कर दिया। माओ शक्ति का पुजारी था। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है। बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है। माओ साम्यवाद लाने के लिए युद्ध की अनिवार्यता और शक्ति में विश्वास करता था। माओ ने नवीन लोकतंत्र नामक पुस्तक में यह विचार व्यक्त किया कि साम्यवाद कभी एकदम नहीं आ सकता। साम्यवाद से पूर्व एक संक्रमणकालीन अवस्था आएगी और वही नवीन लोकतंत्र होगा। इससे पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण होगा। नवीन लोकतंत्र पूंजीवाद को निरुत्साहित करेगा, साम्यवाद का न्यूनतम कार्यक्रम चलाएगा और इसका लक्ष्य भविष्य में अधिकतम साम्यवादी कार्यक्रम चलाने का होगा। नवीन लोकतंत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। माओ कट्टर राष्ट्रवादी था और उसके
लिए राष्ट्रवाद और आवश्यक बुराई नहीं प्रत्युत प्रामाणिक मूल्य है। माओ का सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद विस्तारवाद लेनिन की शिक्षाओं का सर्वथा विपरीत है। कल की कक्षा में हम चीन के संविधान की विशेषताओं को जानेंगे। धन्यवाद।